हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको मतलब इसको थ्योरम भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो, बट मैं कहूँगा कि इसको आप एज अ क्वेश्चन की तरह सोचो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, जिनको लोग यूजुअली फॉर्मूला समझ लेते हैं, जबकि यही चीज़ें ना सोचना होता है, और इन्हीं से आप छोटे छोटे क्वेश्चन लगाओगे, है ना। तो हमको ऐसा बोला गया है कि तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, एन बॉल्स हो सकती हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, आइडेंटिकल कुछ भी नहीं है। और तुम्हें इनमें से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जीरो भी सेलेक्ट कर सकते हो, वन भी सेलेक्ट कर सकते हो, एन भी कर सकते हो, जितनी तुम्हारी मर्जी पड़े उतने। तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, इसका आंसर आने के दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा और दोनों से एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन वापस से सुनो। तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से तुम जीरो ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, वन ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, टू ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसे लेके एन ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन में और बताना चाहूँगा, सेलेक्टिंग का मतलब क्या होता है या चूजिंग। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर जैसे कोई एन ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से तुम्हें आर ऑब्जेक्ट्स अगर सेलेक्ट करने हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम उनमें से हाथ डाल के आर ऑब्जेक्ट्स निकाल के ले रहे हो। ठीक है, उसमें तुम्हें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो किस तरह तुम्हारी मुट्ठी में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज होते हैं एन सी आर, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। एन सी आर का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से आर कोई उठाने हैं। ठीक है, ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता, तो एन सी आर। अब एन पी आर क्या था, एन पी आर में आप ऑर्डर फर्क पड़ रहा था। ठीक है, एन पी आर में आप लेके उनको अरेंज भी कर रहे थे एक ऑर्डर में। ठीक है, तो इसलिए आप का एक्स्ट्रा कुछ हो रहा था। अब देखो, अब इनमें रिलेशन क्या मैं बताता हूँ। तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये बात होती है कि यार इसको डराइव कैसे करें हम यहाँ से। तो देखो हमने क्या किया, एन पी आर का मतलब क्या था कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स थे, उनको आपने अरेंज कर दिया किसी एक तरीके से, इसके वेज इतने थे जो मैंने बताया कैसे आया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि यार आर ऑब्जेक्ट्स चलो भाई सेलेक्ट तो कर लिए, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में ही अरेंज करने के तरीके इसके कितने हो सकते हैं, आर फैक्टोरियल। ठीक है, तुमने एन में से आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर लिए, उसके वेज थे इतने। ठीक है, और उन आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना केवल मतलब आपस में इधर उधर करना, उसमें कितने वेज लगते हैं, आर फैक्टोरियल बताया था मैंने। ठीक है, या तुम निकाल भी सकते हो कि लेट से कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, कि तुम्हारे पास जैसे आर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको तुम्हें आपस में अरेंज करना है। तो इसका तरीका होता है, तो बेसिकली आर पी आर हो गया ये, तो वो कितना होगा, आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तुम्हें शायद समझ नहीं आया होगा, तो ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास अगर आर ऑब्जेक्ट है, तुम्हें उनको आपस में इधर उधर करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट को तुम आर वेज में कहीं भी प्रेस बैठा सकते हो। ठीक है, दूसरे को तुम आर माइनस वन वेज में कहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि पहला वाला आर वेज ले चुका है। ऐसे करते करते 2 into 1 तक हो जाएगा, तो ये आर फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस बताता हूँ, थोड़ा अनक्लियर हो गया हो तो, कि मैंने ये बोला कि आपने अगर एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स चुने और उनको अरेंज कर दिया, तो उसका वेज होता है इतना। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ अरेंज करना था ना, कि यार एन ऑब्जेक्ट्स आपने ले लिए, चूज कर लिए और फिर अरेंज आप कर रहे हो, तो उसमें कितना लगेगा, उस अरेंजमेंट के आर फैक्टोरियल टाइम लगेगा। ठीक है, आर फैक्टोरियल वेज होंगी उसकी। ठीक है, कैसे निकाला, ऐसे निकाला। तो हमने ये जब अरेंजमेंट किया है ना, इसके अंदर हमने, ठीक है, अब इसके अंदर हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें चूजिंग करने को जब बोला था, तो हमें अरेंजमेंट करने को बोला ही नहीं था, उसमें बोला था बस तुम निकाल लो यार आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनको जमाओ मत, और यहाँ पे हम जमा भी रहे हैं, और हमने देखा कि जमाने के लिए आर फैक्टोरियल वेज एक्स्ट्रा लग रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो नंबर निकाल रखा है ना, एन पी आर क्या है, निकाल के अरेंज कर दो, उसमें हमने अरेंजमेंट वाला एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। ठीक है, अगर वो अरेंजमेंट वाली चीज़ अपन हटा दे तो एन सी आर आ जाएगा, क्योंकि केवल चूजिंग बचेगी। सो एन पी आर का मतलब होता है चूजिंग प्लस अरेंजिंग, और एन सी आर होता है केवल चूजिंग। अरेंजिंग का वेस कितना होता है, आर फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा अपना एन सी आर, और देखो आ भी रहा है, फॉर्मूला आ गया। क्यों किया आर फैक्टोरियल से डिवाइड, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटीज अपन फालतू की एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, मतलब एन पी आर चलो जो था तो जो भी था, इसमें हम आर फैक्टोरियल वेज में और अपन ज़बरदस्ती इसके अंदर अपन चीज़ें इधर उधर कर रहे थे। ठीक है, तो वो अपन डिवाइड कर देंगे तो पॉसिबिलिटीज चली जाएंगी, तो बस क्या बचेगा, एन सी आर। ठीक है, तो ये थोड़ा डाइग्रेशन हो गया, इधर उधर चले गए थोड़ा सा, बट मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि चूजिंग क्या होती है। तो की टेकअवेज क्या थे पिछले 2-3 मिनट में, कि आपको अगर एन ऑब्जेक्ट्स दे रखे उनमें से आर आपको अगर लेके अरेंज करने, तो एन पी आर लगाओ, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है,
अगर तुम्हें एन ऑब्जेक्ट्स देकर उनमें से आर चूज करने हैं, अरेंज नहीं करने हैं, तो एन सी आर लगा, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स में से हम कितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कितने वेज होंगे। तो अब अपन ये देखते हैं कि केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ होती है कि आपको जब भी ऐसा होना कि कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें केसेस बनेंगे ना बहुत सारे कि 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसलिए कि एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो कितने वेज होंगे, एन सी आर, एन सी 0। 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो एन सी 1, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो एन सी 2, 3 ऑब्जेक्ट्स किए तो एन सी 3 से लेके एन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पर एन सी एन, ठीक है। अब ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, केसेस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अपन एक 0 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके फिर 1 सब्जेक्ट कर रहे हैं, या 1 करने के बाद 2 कर रहे हैं, 2 करने के बाद 3 कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या ऐसे करके और वाली चीज़ है। और जब जब हमको पॉसिबिलिटीज़ दी जाती है उनमें से चूज़ करना होता है, तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, याद करो, एडिशन रूल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तब यूज़ करते हैं जब अपन को इसके बाद ये वाली चीज़ करनी हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा करता है कि 0 करके फिर 1 करना है, फिर 2 करना है, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर तुमको चुनना है यार कि या तो ये करें, या तो ये करें, या तो ये करें, या ये करें, तो प्लस कर दो। तो इससे हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन इज गिवन बाय एन सी 0 प्लस एन सी 1 से लेके एन सी एन, ठीक है। अब ये हुआ एक तरीका। अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से सोच के बताता हूँ थोड़ा सा, कि तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मान लो तुम्हारे एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं, ये तुमने पहले वाले को पूछा कि तुझे मैं सिलेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। जैसे एक लाइन में लोग खड़े हैं, तुम जाके पूछो कि तू अंदर कि बाहर। इसने बोला कि यार अंदर, मतलब कि उनको सिलेक्ट करो, ठीक है। तो या तो अंदर बोलेगा या बाहर बोलेगा, दोनों में से दो ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि इसको बोलने के 2 चांस मिलेंगे, 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 चांसेस हैं, 2 वेज हैं। इसको पूछेंगे कि तू अंदर है कि बाहर है, 2 वेज। इसको पूछेंगे तू अंदर है भाई कि तू बाहर है, इसको बोलेंगे ब्रो तू अंदर है या बाहर है। तो टोटल 2 वेज के अंदर अपन हर बच्चे से पूछ सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट से पूछ सकते हैं कि तू सेलेक्ट करो कि नहीं करो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सीक्वेंशियली जा रहे हैं आगे, कि इसको पूछा, फिर इसको पूछा, फिर इसको पूछा। ऐसा तो है नहीं कि इनमें से चुनना है, किसको पूछना है, ठीक है, पहली बात। और ये इंडिपेंडेंट भी है, क्यों, क्योंकि तुम इसको पूछ रहे हो कि भाई तू अंदर है बाहर है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार ये अंदर गया बाहर गया, ये इंडिपेंडेंट अपनी थिंकिंग रख सकता है। तो इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसके कितने वेज हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 से लेके 2, यानी कि 2 पावर n, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि तुम सारे लोगों के पास जाओ, एक एक करके पूछो कि तुम्हें अंदर जाना है बाहर जाना है, तो 2 वेज है, n ऑब्जेक्ट से तो 2 पावर n हो जाएगा आपका वेज। अब आप बोलोगे यार भैया यार एक आंसर तो ये आ रहा है, एक आंसर तो ये आ रहा है, ये कैसी दुविधा है। तो ये ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये दोनों आंसर सही हैं। तुम इस तरीके से निकालोगे तो ये आंसर आएगा, इस तरीके से निकालोगे तो ये आंसर आएगा, और इन दोनों की वैल्यू भी सेम है। और तुम्हें याद, मैंने बायनोमियल में बताया था कि इस चीज़ की वैल्यू क्या होती है, 2 पावर n, क्योंकि ये 1 + 1 पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है जो 2 पावर n होता है, ठीक है। तो ये इसका एक और प्रूफ होगा कॉम्बिनेटोरियली, ठीक है। तो हमने एक ही नंबर, एक ही काउंटिंग की है। काउंटिंग क्या है कि n ऑब्जेक्ट्स से कितने भी ऑब्जेक्ट्स निकाल लेंगे, कितने वेज हो सकते हैं। तो एक तरीका हमने ऐसे किया, एक तरीका ऐसा किया। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज तो सेम ही रहेंगी, तो यानी कि ये समेशन और ये समेशन इक्वल है, यानी कि ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि यार ये दोनों इक्वल है। तो बहुत सही चीज़ लगी यार मुझे ये, तो ठीक है। ये हुई एक चीज़। तो इससे मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाह रहा था कि एक तो ये वाली चीज़ बहुत काम आती है कि तुम सारे ऑब्जेक्ट के पास जा के पूछो कि तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पे 3 आता है तो 3 पावर n आ जाता है, ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन केस। तो ये भी एक टेक्निक कई बार काम आती है कि अगर आपके पास हर बंदे के लिए फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शन, जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन ही थे, कभी 3 होंगे कभी 4 होंगे, तो हर बंदे के पास जाके पूछो कि ब्रो मैं तेरे साथ ये करूँ क्या, ये करूँ क्या, तो वो तुम्हें ऑप्शंस बताएगा कि 2 ऑप्शंस हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 पावर n, 3 पावर n, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की वे होती है। और एक और ये भी होता है कि केसेस में ब्रेक कर दो, जैसे यहाँ पे हमने केसेस बना लिए n, सबके लिए निकाल के ऐड कर दिया, ठीक है। केसेस वाले में ऐड करना रहता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि केसेस और वाली सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि ये करके वो कर रहे हैं, और वाली केस है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ भी होती है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज देख ली हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूंगा डिरेंजमेंट्स नाम करके, कि डिरेंजमेंट्स क्या होते हैं। तो तुम्हारे पास जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास n मैचिंग्स हैं, मतलब ऐसा मान लो कि n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई ना कोई साथी है, पेयर है, ठीक है। जैसे ये लेटर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, लेटर्स हैं और यहाँ पे एनवेलप्स हैं, ठीक है, चिट्ठी और ये लिफाफा। तो अब ये चिट्ठी इस लिफाफे से मैच होती है, ये चिट्ठी इस लिफाफे से मैच होती है, ये ऐसे, ठीक है। डिरेंजमेंट क्या होता है
कि तुम इन चिट्ठियों को इस तरह से अरेंज करो कि एक भी चिट्ठी अपने ओरिजिनल लिफाफे में नहीं जाए, ये वाली यहाँ चली गई, ये वाली यहाँ चली गई, इस तरह से एक भी चिट्ठी सही जगह जानी नहीं चाहिए, सारी इधर उधर जानी चाहिए। उसको कहते हैं डी अरेंजमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स, मतलब एन ऑब्जेक्ट्स मैप्ड है किसी चीज़ से, इसका इससे नाता है, इसके इससे नाता है, ये इसका हस्बैंड वाइफ है, ये इसका भाई है, ये इसका बहन है, तो हम इसको इस तरह से मैच करें कि ये यहाँ जाए, ये यहाँ जाए, कोई आपस में लेना देना कोई नहीं, ठीक है। उसको कहते हैं डी अरेंजमेंट। तो डी एन का फॉर्मूला होता है, इसका मैं प्रूफ वगैरह नहीं बताऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो बट किया जा सकता है, बहुत आसान नहीं, तुम सोचोगे तो हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी। ठीक है, माइनस जो भी आ रहा है लास्ट में देख लेना। n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस माइनस करते करते जाना है और 1/n फैक्टोरियल तक पहुंच के रुक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आता है, प्लस आता है, तुम निकाल के देख लेना जो भी आ रहा है। तो ये वैल्यू होती है डी अरेंजमेंट की, ठीक है। कैसे है, क्यों है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है तो है, फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी पीएनसी के अंदर भाई। हमने देखा सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में जाना, ठीक है। फिर हमने उसको अप्लाई किया बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। हमने एनसीआर एनपीआर की डेफिनेशन देखी क्या होती है, डिजिट्स को अरेंज कैसे करते हैं वो देखा थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स के वेरिएशंस देखे। उसके बाद हमने ट्राई किया जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन वाला बताया था ना, कि अलग अलग वेज में आप कैसे काउंटिंग कर सकते हो एक ही चीज़ की, उससे आइडेंटिटीज प्रूव करना। रीअरेंजमेंट के बारे में देखा, ठीक है। और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन ने किए। एक पूरी वीडियो में आपको मैंने 3-4 तरह के क्वेश्चन करके बताया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कि ग्रुपिंग हो गया आपका, कि एन ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की तमाम बहुत सारी अजीब अजीब क्वेश्चन पीएनसी में बन सकते हैं, ठीक है। पीएनसी की कोई लिमिट नहीं है, इसमें 1000 क्वेश्चन लगाओ तो भी कम है, नया क्वेश्चन हर बार बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस नेचर में इतनी सारी काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको काउंट ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी बेसिक चीज़ें मुझे लगता था कि बता होनी चाहिए बच्चे को, वो मैंने बताई, और इसके साथ मैंने ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ का प्रूफ दिया कि यार ये चीज़ ऐसे आई है, तो उससे क्या आपकी थिंकिंग डेवलप हो। तो मैं ये कहूँगा कि यार एक बार इन चीज़ों को खुद प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। काफ़ी आपको इंसाइट मिलेगा, और इसके अंदर प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दिमाग का खुलना, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, इसमें आपको नए तरह के प्रॉब्लम्स ट्राई करने जो आपने कभी देखे नहीं हो, उससे क्या दिमाग खुलेगा, उनके बारे में खुद सोचो। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये वीडियोस के अंदर जो मैंने बताया ना उसको खुद करने की कोशिश करो एक बार। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं बट इन्हीं में बच्चे अटकते हैं, ठीक है। तो आई होप पीएनसी का मटेरियल आपको अच्छा लगा, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर पीएनसी वापस अप्लाई होता है, तो वहाँ पे और पीएनसी करेंगे अभी, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी होंगी जो मैं बताऊँगा जिनसे आप और चीज़ सीख सकते हो। तो यही था मोस्टली, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।